हेलो दोस्तों, मैं उत्तम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उत्तम मोदी लर्निंग पर। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो ऑडिट का एक टॉपिक है जिसका नाम है ऑडिट ऑफ डिविडेंड्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल उत्तम मोदी लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के, उसको भी अगर आप चाहें तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्मेट में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। हम लोग शुरू से 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इन्वेस्टर एजुकेशन फंड के बारे में। क्या होता है बेसिकली इन्वेस्टर एजुकेशन फंड? जब भी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, अगर शेयर होल्डर्स अपना डिविडेंड ना ले पाते हैं तो 7 साल तक वो पैसा एजुकेशन फंड में डाल दिया जाता है। ये हम सब लोग जानते हैं, अनक्लेम डिविडेंड का जो पैसा होता है, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टर्स के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट देयर स्टेक्स, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे कैंपेन चलाती है। तो इसके लिए हो सकता है आप लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट दी जाए, उन ग्रांट्स को भी उस अकाउंट में जमा किया जाता है। डोनेशंस दी जाती है, बहुत सारी डोनेशंस आती है, अनक्लेम डिविडेंड होता है। तो ये सब चीज़ें होती है जो कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के स्टेक को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली बनाई जाती है। देखिए आंसर क्या लिखता है। सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश ए फंड। कौन एस्टैब्लिश करता है, कौन इसको प्रोटेक्ट, कौन इसकी देखभाल करता है इस फंड की? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, नोन एज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। द पर्पज ऑफ द फंड इज टू यूटिलाइज द मनी फॉर द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जैसा कि हम लोग मैंने आपको बताया और हम लोग बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। द अमाउंट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड इन द फंड आर अमाउंट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। डोनेशंस बाय द फंड टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई डोनेशन देती है या कोई अदर इंस्टीट्यूट आपको डोनेशन देती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से आपको डोनेशन आती है तो वो आपको इस अकाउंट में जमा करनी पड़ेगी। अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड भी आप लोग कह सकते हैं। अगर उनमें कोई अमाउंट है तो 7 साल के बाद में वो उसमें चली जाती है। उसके बाद में अमाउंट in the general revenue account of central government which had been transferred to that account under section 205A subsection 5 of the Companies Act 1956। कंपनीज एक्ट 1956 का जो सेक्शन है 205A5 वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन फंड के बारे में ही बात करता है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 125 है। अगर उस सेक्शन के अंदर जो फंड बनाया गया था उसके अंदर कोई पैसा है तो वो फंड भी ट्रांसफर करना होगा। द अमाउंट लेइंग इन द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 205C ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड। अगर मान लीजिए उस फंड में पैसा पड़ा है और गवर्नमेंट ने या जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, उससे कुछ इनकम आई तो उस इनकम को भी उसी फंड का पार्ट माना जाएगा। द अमाउंट रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 38, सेक्शन 38 इन्वेस्टमेंट के बारे में कहता है। द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय कंपनीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड्स। अगर मान लीजिए वो ऐसा पैसा जो रिफंड के लिए ड्यू है लेकिन इन्वेस्टर्स को आप देने में असफल हैं, मतलब मान लीजिए या तो इन्वेस्टर्स के अकाउंट नंबर सही नहीं है या फिर कुछ और रीजन जिनकी वजह से आप देने लायक नहीं है। लाइक मान लीजिए कि जिस इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था, एप्लीकेशन मैंने दी थी, ठीक है, उस इन्वेस्टर्स का अब कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, कैसे उसको पैसा दिया जाए, तो वो पैसा भी इसी फंड में डाला जाएगा। मेच्योर डिपॉजिट्स विद कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज, मेच्योर डिबेंचर्स विद कंपनीज, ठीक है, जिनका पैसा आप लोग अभी तक रीपे नहीं कर पाए हैं वो पैसा यहाँ डाला जाएगा। फिर आता है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अमाउंट रेफर टू क्लोज एच और आई, जो डिबेंचर्स का पैसा और डिपॉजिट का पैसा है, अगर उनके अंदर कोई मेच्योर डिपॉजिट है, एप्लीकेशन मनी का जो पैसा है उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का ही पार्ट बनेगा। सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ एश्योरेंस ऑफ बोनस शेयर मर्जर एंड अमेलगमेशन फॉर 7 और मोर ईयर्स। फ्रैक्शनल शेयर से कोई सेल पे अगर कोई पैसा है या बोनस शेयर्स के इशू करने पर कोई पैसा
जो 7 साल से अनक्लेम्ड पड़ा है या अनपेड पड़ा है वो भी वहां जाएगा। रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, अनपेड अमाउंट, जो भी अनपेड अमाउंट है वो सीधा का सीधा आपको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डालना है। उसके अलावा कौन कौन सा पैसा है जो जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशंस, ठीक है, या फिर कोई और ऐसा अनक्लेम्ड इंटरेस्ट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इंटरेस्ट जो कि उस फंड के पैसे पर कमाया गया है, ठीक है, या फिर उस फंड के लिए जो पैसा पड़ा था, लाइक डिवेंचर मैच्योर होना या डिपॉजिट्स का मैच्योर होना, उन पर कमाया गया इंटरेस्ट, ठीक है। आगे लिखता है प्रोवाइडेड दैट नो सच अमाउंट रेफर्ड इन क्लॉज एच टू आई शैल फॉर्म पार्ट ऑफ फंड अनलेस सच अमाउंट इज रिमेन अनक्लेम्ड एंड अनपेड। जैसा कि मैंने कहा अनक्लेम्ड होना चाहिए। क्वेश्चन अगला देखते हैं, कहता है वाइल अडॉप्टिंग द अकाउंट्स फॉर द year, the board of directors of Prime Limited decided to consider the interim dividend declared at the 12% as final dividend and did not consider transfer of profit to reserve. As statutory auditor, how would you deal with this? हम सब जानते हैं कि जब भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी होल्डर्स होते हैं, उनको अगर कुछ पैसा दिया जाता है तो उसके इक्विवेलेंट एक रिजर्व भी बनाया जाता है। बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जो ये रिजर्व बनाना है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो पहले हम लोग यही पढ़ते हैं, फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123(1) provides that a company may before the declaration of any dividend in any financial year transfer such percentage of its profit for the financial year as it may be considered appropriate to the reserve of the company. Therefore, company is not mandatory required to transfer the profits to the reserve. It is an option available to the company to transfer a percentage of profit to reserve. जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 123(1) का कहता है कि मैंडेटरी नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड कहाँ से है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 बताता है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, देयरफॉर द प्रोसीड्स विच आर एप्लीकेबल टू फाइनल डिविडेंड आल्सो अप्लाइज टू इंटरिम डिविडेंड। जो फाइनल डिविडेंड पर सेक्शन या प्रोसीजर एप्लीकेबल है वो इंटरिम पर भी एप्लीकेबल है। आगे लिखता है सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, और एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम। इसका मतलब क्या है, मैं पिछले साल का डिविडेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले साल का डिविडेंड, मान लीजिए 16-17 का डिविडेंड, मैं पहले क्या था कि 1/4/16 से लेकर 31/3/17 तक डिक्लेयर कर सकता था इंटरिम डिविडेंड। अब क्या है, मैं 16-17 की एजीएम जब तक नहीं होती मैं उस टाइम तक भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और वो डिविडेंड उस पर्टिकुलर क्वार्टर, मान लीजिए भी 17-18 स्टार्ट है, मैं 17-18 के अंदर 16-17 का इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड नहीं, इंटरिम डिविडेंड के नाम पर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ। और वो डिविडेंड कहाँ से मैं चार्ज कर सकता हूँ, देखिए, आउट ऑफ सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटरिम डिविडेंड इज शुड टू बी डिक्लेयर्ड, जिसके लिए है, जिस साल के लिए, उससे आउट ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रोसीड्स द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। मान लीजिए मैंने 22 जून 2017 को मेरा डिविडेंड डिक्लेयर किया, फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो मैं इस डिविडेंड का अमाउंट जो है वो फर्स्ट क्वार्टर 2017-18 के फर्स्ट क्वार्टर से भी मैं चार्ज कर सकता हूँ। ये अमेंडमेंट है अभी की, पिछले साल की अमेंडमेंट ही। इन द केस द कंपनी हैज इंकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ प्रीवियस क्वार्टर immediately preceding the date of declaration of interim dividend, such interim dividend shall not be declared at the rate higher than the average dividend. मान लीजिए जिस क्वार्टर में मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ उसके पिछले क्वार्टर में अगर लॉस था तो मैं हाईएस्ट कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ, रेट हायर देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 सालों में मैंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 3 साल का एवरेज जो है मैं उससे ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। किस केस में, जिस केस में अगर मान लीजिए मैं आज डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ उसके पिछले क्वार्टर में अगर लॉस था तो। आगे बढ़ते हैं, एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड शेल बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर करना है आपने, डिक्लेयर करने के जमा करना है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 to 127 शैल बी ऑल्सो अप्लाई ऑन इंटरिम डिविडेंड। कंक्लूजन क्या है, assuming that the company has complied with the
डेप्रिसिएशन रिक्वायरमेंट। देखिए क्या होता है कि डेप्रिसिएशन वगैरह प्रॉपरली कैलकुलेट करके प्रॉपरली प्रॉफिट निकाल कर ही डिविडेंड दिया जाता है। द इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग प्रॉफिट। अगर डेप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रिजर्व्स के अंदर पैसा ट्रांसफर करें, आपके पास एक ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए कंपनी हैड पेड इंटरिम डिविडेंड एट द 10% बेस्ड ऑन द इट्स हाफ ईयर परफॉर्मेंस while at the end of the year suffered at net loss. How you deal with the matter in the audit report as a statutory auditor? जब मान लीजिए इंटरिम डिविडेंड दे दिया हाफ ईयर में, अगले हाफ ईयर में लॉस हो गया, फाइनल जो देख रहे हैं आप बैलेंस शीट उसमें लॉस है, तो आप कैसे डील करेंगे? इसमें सबसे पहले तो आप बताएंगे इंटरिम डिविडेंड का मतलब इंटरिम डिविडेंड भी होता है। फिर बताता है डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। वो हाफ ईयर वाला क्वार्टर वाला बता रहे हैं, लॉस वाला, कि अगर मान लीजिए जिस क्वार्टर में लॉस है उससे पिछले क्वार्टर में अगर लॉस था, मान लीजिए जिस क्वार्टर में आप लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो एवरेज रेट से ज़्यादा आप लोग नहीं दे सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर आप लोग डिविडेंड चाहे तो इस साल के प्रॉफिट से दे सकते हैं या फिर पिछले साल के प्रॉफिट से दे सकते हैं। सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? प्रोवाइड दैट डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर और पेड बाय द कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन लगाना, और आउट ऑफ द प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले सालों में अगर कोई मान लीजिए रिजर्व पड़ा है, प्रॉफिट पड़ा है, तो उसमें से दे सकते हैं। और ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन द मैनर अफोर्समेंशन्ड एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड और आउट ऑफ बोथ। आप दोनों में से चाहे तो दे सकते हैं। किस में से? या तो इस साल के प्रॉफिट्स में से या फिर पिछले सालों में से किसी प्रॉफिट में से आप दे सकते हैं, अगर किसी में अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड पड़ा था तो। इन द प्रेजेंट केस कंपनी हैज सफर्ड नेट लॉस at the end of financial year, which significant that the director have not calculated the performance of the company about the second half of the year accurately. Hence, if the company had sufficient balance in the P&L as the beginning of the year, interim dividend वहाँ से adjust किया जा सकता है। Auditor no need to report, auditor को report करने की जरूरत नहीं है। However, if balance in P&L was not available, the dividend may also be paid out from the reserves subject to compliance of the conditions as prescribed as company's rules 2014. If however there is no balance in profit and loss account, अगर मान लीजिए आपके पास P&L पहले तो प्रॉफिट में पैसा नहीं था इस साल के, ठीक है, फिर P&L में पैसा भी नहीं था, ओपनिंग बैलेंस नहीं था मतलब P&L का कोई, या फिर अब आपके पास जनरल रिजर्व भी नहीं है, तो आप कहाँ से दे सकते हैं? फिर आप लोग कैपिटल में से आप लोग प्रॉफिट दे सकते हैं। यही कह रहा है, नो बैलेंस इन द P&L अकाउंट, नो रिजर्व्स वेर अवेलेबल, द डिविडेंड वुड बी क्लियरली पेड आउट ऑफ कैपिटल। ये आपको साफ पता चल जाएगा। कंक्लूजन, assuming that there is no balance in P&L nor in reserve, ऑडिटर नीड टू क्वालिफाई हिज रिपोर्ट, क्योंकि डिविडेंड जो है कैपिटल से दिया गया है। जब भी डिविडेंड कैपिटल से दिया जाएगा तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018, पी लिमिटेड प्रपोज to pay a dividend of 25% on its equity shares, and it further proposed to transfer 20% of net profit for the year after tax to its reserves. Its auditor objected to same, starting that 10% is the maximum possible limit to transfer the reserves. रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है इसकी तो हमने कहीं आज तक लिमिट ही नहीं पड़ी ना, और रिजर्व में ट्रांसफर करना है ये हमने अभी ऊपर देख लिया कि ऑप्शनल है। कौन फर्स्ट प्रोविजन बताता है सेक्शन 123(1) का, तो यही देखिए क्या कहता है 123(1) कंपनीज एक्ट का कहता है, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय ए कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर अराइवल। वो वही सब ऊपर वाली बात कह रहा है कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन प्रॉपर करनी है, फिर आप इस साल के प्रॉफिट में से दे सकते हैं, नहीं तो आप पिछले साल के प्रॉफिट्स में से दे सकते हैं, या फिर आप दोनों में से दे सकते हैं। फिर फर्स्ट प्रोविजन कहता है कि ऑप्शनल रिजर्व में ट्रांसफर करना। फिर इन द प्रेजेंट केस पी लिमिटेड हैड प्रपोज्ड टू पे डिविडेंड 25% ऑन इक्विटी शेयर्स एंड ए ट्रांसफर ऑफ 20% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ इट्स रिजर्व। कंक्लूजन, assuming that the company had complied with depreciation requirement, depreciation की प्रॉपर कैलकुलेशन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 123 सब सेक्शन 2 में है, द डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
As a statutory auditor, how would you deal with the following? ABC Limited having a paid up share capital of 1 crore earned as total net profit of 1 crore for the year 2014-15. पेड अप शेयर कैपिटल है आपकी 1 करोड़, 2014-15 का प्रॉफिट है 1 करोड़, 2014-15 से 16-17 का प्रॉफिट है 1 करोड़, यानी 3 साल का प्रॉफिट हो गया. द कंपनी डिड नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड, नो ट्रांसफर एनी अमाउंट टू रिजर्व, द एंटायर प्रॉफिट वाज रिटेन्ड इन द P&L अकाउंट. In 2017-18, the company made a profit of 20 lakhs. The company also proposed in 2017-18 declared dividend 25% out of the capital. Out of the capital देना मना है, out of the capital नहीं दे सकते. आप चाहें तो पीछे जो 1 करोड़ रुपया पड़ा है उसमें से आप चाहें तो डिविडेंड दे सकते हैं. आंसर क्या कहता है? सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 कहता है डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर जिस ईयर में, और आफ्टर प्रोवाइडिंग, वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन वगैरह के बारे में कह रहा है. ठीक है, फिर कहता है कि यानी प्रीवियस ईयर के अगर आप पैसे पड़े तो उसमें से या फिर दोनों में से. फिर फर्स्ट प्रोविजो के बारे में बता दिया, रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है. इन द प्रेजेंट केस कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20 lakhs बट वांट्स टू डिक्लेयर 25% ऑफ कैपिटल, यानी कि 25 लाख रुपए का डिविडेंड देना चाहती है. द डेफिशिएंसी ऑफ 5 lakhs मे बी पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. आप जो 1 करोड़ का प्रॉफिट है उसमें से दे दीजिए. द कंपनी इज वेल विद इन द इट्स पावर ऑफ राइट डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 25 lakhs इन द ईयर 2017-18. इसमें हम लोग ये चीज़ लिखना, इसमें इसने नहीं लिखी है लेकिन हम लोग जरूर लिखेंगे कि डिविडेंड जो है आउट ऑफ कैपिटल नहीं दिया जा सकता. अगर कंपनी ऐसा करती है तो रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन अभी जो है सॉल्यूशन ये है कि 1 करोड़ में से बाकी 5 लाख रुपए चार्ज कर लिए जाएं. अगला क्वेश्चन कहता है एज ऑडिटर ऑफ फैक्ट्स फास्ट लिमिटेड What step will you take to assure that the dividend has been paid out of profits? क्या आप क्या क्या चेक करेंगे जिससे एश्योर हो सके कि भी जो प्रॉफिट है वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिया गया है, जो डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट दिया गया है. सबसे पहले चेक करें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन प्रॉपर है या नहीं है. फिर चेक करें P&L अकाउंट में या फिर इस साल के जो रिजर्व्स हैं उनमें कितना पैसा पड़ा है. ठीक है, कितना पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर किया गया है, कितना पैसा ओपनिंग रिजर्व्स में पड़ा है, कितना पैसा P&L अकाउंट के ओपनिंग में पड़ा है, जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे उनको सेट ऑफ किया गया नहीं किया गया है. फिर आप चेक करें कि डिविडेंड जो है अगर इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, तो कहीं कैपिटल में से तो नहीं दिया गया. ठीक है, फिर चेक करें कि जब डिविडेंड डिक्लेयर किया गया तो 5 दिन के अंदर उसको अलग अकाउंट में डिपॉजिट करवाया गया नहीं करवाया गया है, और 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए. इन एडिशन टू कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 123 क्या चेक करना है? बोर्ड रिजोल्यूशन बिल्कुल. डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड ओनली इन AGM. डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ डिविडेंड लिखा था, तो जो फाइनल डिविडेंड है वो AGM में डिक्लेयर होगा. डिविडेंड डिक्लेयर इन जनरल मीटिंग डज नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड. हाँ, अगर मेंबर चाहें तो कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं. अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स इन एडवांस इज नॉट बी कंसिडर्ड. हाँ, जो कॉल मनी या मान लीजिए अगर पड़ी है, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, या एडवांस मनी पड़ी है उसको डिविडेंड के लिए कंसिडर नहीं करेंगे. अगर आप किसी NRI को दे रहे हैं प्रॉफिट, फॉरेनर को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो आप प्रॉपर जो है परमिशन लेंगे RBI की. उसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे. ठीक है, इंटीमेशन सेंड टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे कि भैया कितना डिविडेंड हमने दिया अगर आप लिस्टेड कंपनी है. अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड कंपनी स्टेट द प्रपोज्ड डिविडेंड डज नॉट रिप्रेजेंट ए लायबिलिटी एंड हेंस नो प्रोविजन नीड टू बी मेड. कमेंट कीजिए. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं. प्रपोज डिविडेंड जो है वो लायबिलिटी नहीं होता है, प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी नहीं होता है क्योंकि वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है. डिक्लेयर डिविडेंड हमारी लायबिलिटी है, प्रपोज डिविडेंड हमारी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड को हो सकता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसको कम कर दे, बढ़ा दे, घटा दे, इसलिए प्रपोज डिविडेंड हमारी लायबिलिटी नहीं है. चलिए पढ़ते क्या कहता है. शेड्यूल 3 रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रपोज. आपको डिस्क्लोजर देना है, ठीक है, फॉर द पीरियड एंड द रिलेटेड अमाउंट पर शेयर to be disclosed separately. It also requires separate disclosure of area of fixed cumulative dividend of preferential share. ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं. AS4 कहता है contingents and event occurring after balance sheet date. There are events which although they take place after the balance sheet date. ऐसे इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद आने वाले हैं sometime reflect in the financial statement because of the statutory requirement और बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल नेचर की वजह से वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगे. फॉर एग्जांपल इफ डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड फॉर द इशू,
द डिविडेंड आर नॉट रिकॉग्नाइज इज लाइबिलिटी, क्योंकि एज बैलेंस शीट डेट पर वो लाइबिलिटी नहीं थी, उस टाइम तक सिर्फ प्रपोज थे, तो इसका सिर्फ डिस्क्लोजर जाता है। नो ऑब्लिगेशन अनलेस ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, और डिस्क्लोज कर देंगे नोट्स में। नो एंट्री वाज पास्ड, जो मैनेजमेंट है वो सही कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसीपी लिमिटेड हैज़ रिकमेंडेशन द डिविडेंड ऑफ 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ₹45 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है, 31 मार्च 2018 को बोला। एट देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 1 May 2018 व्हेन द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल 17-18 वाज अप्रूव्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हेन दे मीट 7 July 2018 review the first quarter account, the board has decided to rescind their decision to recommend dividend. The notice for AGM 14/8/18 को गया was sent AGM में 14/8/18 को नोटिस गया 15 जुलाई 2018 को, यानी कि बोर्ड मीटिंग के फर्स्ट क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग के बाद में, विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड। एट द AGM ऑफ मेंबर आस्क द मैनेजमेंट हाउ दे कैन रिसाइड द डिसीजन ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वंस रिकमेंड। अगर एक बार रिकमेंड कर दिया तो बाद में वो कैसे रिवोक कर सकते हैं? भैया जब तक डिविडेंड डिक्लेयर ना हो जाए तब तक उसको वापस लिया जा सकता है, जब तक डिविडेंड डिक्लेयर ना हो जाए। यहाँ पर सिर्फ प्लानिंग थी इनकी देने की, ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने रिव्यू किया कि भैया परफॉर्मेंस सही नहीं है तो हम वापस ले लेते हैं, डिविडेंड नहीं देंगे। बोर्ड मीटिंग का नोटिस बाद में भेजा गया, नोटिस में कुछ लिखा नहीं गया, बोर्ड मीटिंग बाद में, सब कुछ बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। रिवोकेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड एज पर रेगुलेशन 80 ऑफ टेबल एफ शेड्यूल आई, ये सब याद नहीं होगा, देखिए सीधा एज पर कंपनी एक्ट 2013 द कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिसाइड डिविडेंड बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड अमाउंट ऑफ रिकमेंडेशन। अगर रिकमेंडेशन 10 रुपये की है तो आप 8 रुपये कर सकते हैं, 11 नहीं कर सकते, ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है। या रिकमेंडेशन 5% की है तो 4 कर दीजिए, 6 नहीं कर सकते। As per section 127 of the Companies Act, dividend after declaration has to paid or warrant in respect of वो 30 दिन के अंदर डिक्लेयर करने के बाद में पे करना है आपको, 5 दिन में जमा करवाना है, वो बता रहा है। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम ए डेट अगेंस्ट द कंपनी, अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो लाइबिलिटी बन जाएगी। कैन नॉट रिवोक, रिवोक नहीं कर सकते हैं। इन द प्रेजेंट केस द डिसीजन ऑफ रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड अराइवल बिफोर द डिक्लेरेशन इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में मुद्दा आया ही नहीं, उससे पहले रिवोक कर लिया, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही कह रहे हैं, ठीक है। आगे आईसीए का कमेंट है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट फेल टू एक्सप्लेन वैलिड रीजन। वैलिड रीजन यही है कि भैया अभी तक जनरल मीटिंग में मुद्दा ही नहीं है। चैप्टर हमारा कंप्लीट है। बेसिकली हमने इसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, फटाफट रिव्यू करते हैं। पहली चीज़ जो हमने पढ़ी कि जो डिविडेंड है, जो नई चीज़ पढ़ी वो जो डिविडेंड है पिछले साल का डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हम लोग करंट ईयर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कब तक? जब तक पिछले साल की एजीएम कंडक्ट ना हो जाए। और अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग वो डिविडेंड कहाँ से चार्ज कर सकते हैं? वो डिविडेंड हम लोग करंट ईयर के करंट क्वार्टर, जिस क्वार्टर में हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें से चार्ज कर सकते हैं, उसके प्रॉफिट्स में से चार्ज कर सकते हैं। अब जनरली बात करते हैं डिविडेंड कहाँ कहाँ से दिया जा सकता है। डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट में से, प्रीवियस ईयर के किसी भी प्रॉफिट में से, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L में से दिया जा सकता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व में से दिया जा सकता है। अगर कैपिटल में से डिविडेंड दिया जाता है, आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड दिया जाता है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 कहता है। इस चैप्टर में याद रखने वाली बातें इतनी है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर सही लगा आपको वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। उत्तम मोदी ई लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग ये वीडियो किसी और चैनल पर देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।